हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.11 देखें, जिसमें वो कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन मल्टीपल नोड्स, यानी कि जिसमें मल्टीपल नोड्स हमें देखने को मिलेंगे। इसमें हम नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाने वाले हैं। और मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर करता चलूँ बच्चों, नोडल एनालिसिस टेक्निक बहुत ही फास्ट है लूप एनालिसिस टेक्निक से इस यानी कि कह लें चैप्टर में, क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। तो वो कहता क्या क्वेश्चन में, फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन VCS और VFS को, यानी कि हमें VCFS और VFS चाहिए फॉर द सर्किट इन फिगर ए, यूज नोडल एनालिसिस। अब देखो बच्चों, इसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि यहाँ पे कुछ इसको ट्रांसफर फॉर्म में लेके जाओ या क्या करो, लेकिन इसके ना जो चीज़ ये हमसे चाहता है उसी से पता चल रहा है कि इसको ट्रांसफर फॉर्म यानी कि लैपलास फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। उसकी वजह देखें, यहाँ पे है VCFS और VFS, यहाँ पे हमें दिया गया टाइम डोमेन में, तो हमें इसका मतलब इसको लेके जाना पड़ेगा किस फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो इन सब का मैं लैपलास लूंगा। लैपलास में क्या होगा, रेजिस्टेंसेस और इम्पीडेंसेस और क्या नाम है अपना, ये रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की आ जाएंगी इम्पीडेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस तो एज इट एज होती हैं क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, ठीक है बच्चों। जबकि इंडक्टर जो होते हैं उनकी इम्पीडेंसेस आ जाते हैं और कैपेसिटेंस की भी इम्पीडेंसेस आ जाती हैं। इंडक्टर की इम्पीडेंस होती है बच्चों SL, जबकि कैपेसिटर की इम्पीडेंस होती है 1/SC, यानी कि 1/S साथ में उसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद जी ये देखें, ये आपके पास सर्किट आ गया प्लस माइनस, मैंने अभी वोल्टेज नहीं मेंशन की है। वोल्टेज किस फॉर्म में चले जाएंगे, बस उनके साथ जो टाइम मेंशन था, ये कैपिटल लेटर में एक तो इनके वोल्टेज लिखे जाएंगे यानी कि इनके जो सिंबल हैं, और साथ में जो टाइम लिखा हुआ था उसको S की फॉर्म से प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसी की डोमेन में ना कि टाइम की डोमेन में, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा, देखो प्लस माइनस V कैपिटल C और साथ में S आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब बच्चों देखो सबसे पहले नोडल एनालिसिस टेक्निक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नोडल एनालिसिस टेक्निक में करते क्या है। सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो यहाँ पे नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। नोड कहते किस पॉइंट को, ये आपको पता होना चाहिए। तो नोड बच्चों उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको हम कहते होते हैं बाइनरी नोड, और जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको हम कहते हैं हायर नोड, और जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको हम कहते हैं सरफेस नोड, ठीक है। तो मैं बच्चों हमेशा KCL की टेक्निक में यानी कि नोडल एनालिसिस टेक्निक में हायर नोड को कंसिडर करता हूँ, मतलब कि तो मैं हायर नोड को कंसिडर करूँगा क्योंकि वो हमारे लिए इजी होते हैं, हायर और सरफेस नोड, क्योंकि बाइनरी नोड हमारी जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं, तो लिहाजा हायर नोड और सरफेस नोड को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये हमारा हायर नोड हो गया, फर्स्ट हायर नोड। तो यहाँ पे हम वोल्टेज ले लेते हैं V1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा दूसरा नोड है बच्चों, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तो ये भी एक हायर नोड है, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, क्योंकि जहाँ पे भी हम नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं वहाँ पे हमें करंट को फ्लो करवाने के लिए एक नोड को लाजमी ग्राउंड करना पड़ता है। तो ये दूसरा नोड हमने ग्राउंड कर दिया, और दो ही नोड हमारे पास यहाँ पे हायर नोड बन रहे हैं, सरफेस नोड तो है ही नहीं। और बाइनरी नोड देखो कहाँ कहाँ बनता था, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे भी दो चीज़ों की वायर अटैच है, और यहाँ पे भी बन जाता। तो ओवरऑल हमारा काम यार हो गया जो भी हमने करना था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए बच्चों नोड तो बन गए, अब आप क्या करोगे, नोड 1 यानी कि एक ही चीज़, असल में तो नोड आपके पास एक ही काम का है, क्योंकि दूसरा तो है ही न्यूट्रल, उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसी नोड की बात करेंगे। इसके ऊपर बच्चों आप क्या करो, देखो आपको मेन चीज़ मालूम करना है VCFS और VFS। तो VCFS अगर आपको मतलब कि मालूम करना है VCFS और VFS, तो मेन चीज़ यही है कि आपको VCFS ही फाइंड आउट करने चाहिए, तब ही आप उस फॉर्म में जा सकोगे। तो लिहाजा वो आप कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर या किसी इंपीडेंस यहाँ पे अब आ गया ना, तो किसी भी इंपीडेंस या रेजिस्टेंस में वोल्टेज उस वक्त पैदा होते हैं जब उसमें से कोई करंट गुजरता है। तो लिहाजा इसमें से जो करंट गुजरा मुझे इस वायर की करंट का पता होना चाहिए। तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक नाम दे लेता हूँ, इस वायर में जो करंट गुजर रहा है उसका नाम है I, ठीक है बच्चों। अपने से ही मैंने एक नाम दे दिया है, मुझे ये नहीं पता ये कौन सी करंट है, मैंने बस एक डायरेक्शन एक नाम दे दिया है, तो मुझे इसकी करंट का पता होना चाहिए कितनी है। तो इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले मुझे ये पता होना चाहिए इस नोड के वोल्टेज कितने हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन जो बनेगी करंट की वो ये बनेगी। देखो बच्चों, ये जो करंट है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस नोड में से लीव कर रही है और आगे जाके इस नोड में एंटर कर रही है, यानी यहाँ से ये करंट निकली, लीव हुई, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया, क्योंकि जहाँ से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिखना होता है। तो यहाँ से ये करंट गुजरती गुजरती जाके न्यूट्रल में एंटर कर गई, ठीक है। तो ये आ गया V1 - 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, कितनी आई बच्चों, इंपीडेंस मींस R2 + 1/SC, ये इसके रास्ते में आई है, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है, इसी का आपने इस्तेमाल करना है।
आई को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल आपके सामने आ रहा है कि V1 को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। V1 को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपने अप्लाई करना है बच्चों KCL नोड 1 के ऊपर, अप्लाई KCL एट नोड 1। और नोड 1 आपके पास कौन सा है, ये वाला नोड है। तो बच्चों KCL का मतलब होता है हर एक चीज़ की हमने करंट लिखनी होती है, हर वायर की जो इस नोड के घेरे में आ रही है। तो द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट इज नोन एज किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि KCL। तो बच्चों देखो ये मेरे पास 3 वायर्स हैं इसके घेरे में। पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओहम्स लॉ की मदद से करंट लिख लेता हूँ। I इज इक्वल टू V ओवर R, आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब मैं करंट को लीव करवाऊंगा, तो मैंने आपको बताया जहाँ से करंट लीव करते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है, तो V1 माइनस आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये करंट देखें यहाँ से चलती 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 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, तो ये वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस VFS। लेकिन बाहर माइनस था, उस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया इस माइनस ने। अब यहाँ पे तो करंट स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करके छोड़नी है, अदरवाइज वो स्टॉप ही नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से भी करंट आगे लीव करेगी इस सोर्स में से भी, तो फिर से आगे माइनस आ जाएगा। अब करंट यहाँ से निकलेगी जब, तो जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में एंटर कर जाएगी, तो ये आगे आ जाएगा 0। अब नोड टू नोड मूवमेंट होगी और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो इसके बटे में लिख दी जाएगी। तो बच्चों सिर्फ R1 ही इसके रास्ते में आया, तो ये इसके बटे में लिख दी गई प्लस। अब बच्चों बात आती है इस वायर की, मुझे देखो इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से करंट को लीव कराता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, क्योंकि यहाँ से करंट ने लीव किया है, तो V1 माइनस। अब ये देखो करंट इस इंपीडेंस में से गुजरी और उसके बाद डायरेक्ट जाकर न्यूट्रल में एंटर करेगी, तो V1 माइनस 0, जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो बटे में लिख दी जाएगी, वो है SL। मजीद आगे बढ़ते हैं, तो करंट, अब इस वायर की करंट की बारी आती है। बच्चों देखो इस वायर की करंट हमने आगे भी निकाली हुई है, ये भी देखो एक लीविंग करंट है। मुझे इस वायर की करंट का नहीं ना पता, लेकिन ये एक लीविंग करंट दिखाई जा रही है, यहाँ से लीव कर रही है। अब उसको अगर एक लम्हे के लिए छोड़ो, हम अगर इस वायर की करंट को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से करंट को लीव करवा देंगे, V1 माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये करंट यहाँ से गुजरी, फिर यहाँ से गुजरी और डायरेक्ट जाकर न्यूट्रल में एंटर कर गई, तो V1 माइनस 0 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में वो है R2 प्लस 1 ओवर SC। तो ये देखें मैंने हर एक चीज़ की इंपीडेंस लिख दी, ठीक हो गया जी, डन कर सी। अब बच्चों बात सिंपल सी है, पहले तो हमारा जो काम है, तो हाँ तो बच्चों अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो इसका जो हमारे पास LCM है उसके साथ हम इस पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं, ताकि इसका ये बटा ख़त्म हो सके, थोड़ी ये सिंपल हो जाए, ठीक है। तो इसका LCM हमारे पास क्या आ रहा है, देखें मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय जो जो इसके बटे में सबसे मल्टीप्लाई दें। देखें एक R1 है, फिर SL है, यानी आ जाएगा SR1L, ठीक है। R1 के साथ L और साथ में ये वाली टर्म R2 प्लस 1 ओवर SC। अगर हम इन सब से ज़रब दें, इसका यही आप बनेगा ना, ओवरऑल हमने लिखते हैं तो LCM ही हो गया ऑन बोथ साइड्स। इन सब के साथ मल्टीप्लाई दे तो बटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो जब ये पूरी टर्म यहाँ पे ज़रब हुई तो सिर्फ R1 ख़त्म हो गया, SL ये पूरी टर्म यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो गई, यानी ऐसे आ गया V1 इंटू SL देखो बच्चों SL और साथ में ये दो टर्म्स रह गई, ठीक है, यानी कि इस तरह से आ गया SL इंटू R2 प्लस 1 ओवर SC, ये ऐसे आ गई, ओके। और ये जो VFS है बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से है कि VFS को उठाकर आप दूसरी तरफ यार ले जाओ, ये सिंपल है मेरी बात, ठीक है। यानी कि ये जो VFS है इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, ओके। बाकी V1 वाली सारी टर्म्स पहले लिख लेने दो। यहाँ पे देखो जब इस वाले V1 से इस वाले V1 से ये पूरी टर्म ज़रब खाएगी ये वाली, तो S और L तो काट जाएगा, लेकिन ये दो टर्म रह जाएंगी, यानी ऐसे आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस 1 ओवर SC। फिर आगे इस टर्म से जब ये पूरी की पूरी टर्म ज़रब खाएगी, ये वाली पूरी अंदर वाली कैंसिल और ये बाहर वाली रह जाएगी, यानी आ जाएगा प्लस V1 इंटू SR1L विच इज़ इक्वल टू जो मैं आपको VFS का कह रहा था। देखें VFS के साथ भी वही चीज़ें मल्टीप्लाई होनी थी जो यहाँ पे V1 से ज़रब खा रही हैं, तो दूसरी तरफ पे आप डायरेक्ट यार लिख दो, यानी ये इधर माइनस में था दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया, तो VFS इज़ इक्वल टू VFS इंटू SL R2 प्लस 1 ओवर SC। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ो यार। तो हाँ तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमें I के लिए V1 की वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो मैं V1 की वैल्यू के लिए क्या करता हूँ, इन सब में से V1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो जब इन सब में से V1 कॉमन आ गया
तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ इसकी ये जो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई वगैरह हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखो एस एल पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एस एल आर टू, यानी कि एस आर टू एल लिख लेते हैं, आर पहले लिखते हैं। फिर जब एस एल इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया सिंपल एल ओवर सी, एस एस से कट गया और एल ओवर सी रह गया, ठीक है। फिर इस साइड पे जब प्लस वी वन कॉमन है, फिर आर वन अंदर ज़रब खाएगा, यहाँ पे आर वन आर टू, ठीक है, प्लस आर वन ओवर एस सी। फिर मज़ीद आगे बढ़े तो यहाँ से भी वी वन कॉमन ले चुके हुए हैं तो यहाँ पे रह गया एस आर वन एल, ठीक है जी, ये टर्म ऐसे आ गई। और इस साइड पे देखो वी एफ एस के साथ क्या हालात हैं, एस एल अंदर ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा एस आर टू एल प्लस वन ओवर एस सी के साथ जब एस एल ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा एल ओवर सी, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो v1 इधर ही रह गया, बाकी सारी टर्म उठा के दूसरी जानिब ले गए, ये सारी टर्म ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा, देखें एस आर टू एल प्लस एल ओवर सी ओवर, ये पूरी टर्म बच्चों आ जाएगी एस आर टू एल प्लस एल ओवर सी प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन एस सी प्लस एस आर वन एल, ठीक है जी। और साथ में इसके क्या था वी एफ एस। अब देखें आपको वी वन की वैल्यू तो मिल गई है, अब ये उठा के जब आप वहाँ पे पुट करोगे तो आपको आई भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो दरकार है वो है वी सी एस को फाइंड आउट करना, वी सी एस ओवर वी एफ एस। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है यार, वी सी एफ एस का बच्चों क्या फार्मूला बनेगा, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं ये वैल्यू वहाँ पे नहीं पुट करने वाला क्योंकि मेरा एक स्टेप और काफ़ी जगह यहाँ पे भर जाएगी आई की वैल्यू लिखते लिखते, मुझे डायरेक्ट वैल्यू वी सी एस की तरफ मूव करानी चाहिए। देखें वी सी एस का बच्चों क्या फार्मूला आएगा, वी सी एस का फार्मूला आपके सामने ही है कि करंट इंटू इम्पीडेंस आएगा, इसकी अपनी इम्पीडेंस है वन ओवर एस सी और करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो लिहाजा करंट प्लस में यहाँ पे पुट होगी। आगे करंट का क्या फार्मूला है वही डायरेक्ट पुट कर दो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए करंट का फार्मूला है वी वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर एस सी, तो वी वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर एस सी, ये मैं आपको कहना चाह रहा था, ठीक है। अब बच्चों देखो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी वन ओवर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा एस सी, ठीक है, और बाहर ये वाला एस सी पड़ा हुआ है तो ये आ गया, देखो इसके बटे में कुछ नहीं था तो ये आ जाएगा एस आर टू सी और ये सिंपल वन, एस सी से कट गया और ये फॉर्म बन गई। अब आप सिंपल वी वन की वैल्यू पुट करें तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, वी सी एफ एस इज इक्वल टू वी वन की जगह जब मैंने ये सारा पुट किया तो देखो बच्चों ये फॉर्म ऐसे आ जाएगी कि एस, ये वाली टर्म एस आर टू एल प्लस वन ओवर, सॉरी वन नहीं है ये एल है, एल ओवर सी ओवर एस आर टू एल प्लस एल ओवर सी प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन ओवर एस सी प्लस एस आर वन एल, और बाहर इसके बच्चों एक टर्म थी आपको याद हो, ये जो भी अभी हमने यहाँ पे बनाई है उसको हम यहाँ पे शुरू में लिखेंगे एस आर टू एल प्लस वन, ठीक है, ये टर्म है, ओके हो गया। तो इतना करने के बाद जी अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, साथ में यहाँ पे देखें वी एफ एस भी है, वो जो यहाँ ऊपर था, अब वी एफ एस को उठा के उस उधर बटे में ले जाओ, तो आप चाहो तो बस यहीं तक छोड़ सकते हो या थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म की फॉर्म में ही रहने दें इसको। तो बस इतना कर दे, देखें वी एफ एस ने नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, इधर से उठकर उधर बटे में चला जाना और आपके पास ये फॉर्म आ जानी है वी सी एफ एस ओवर वी एफ एस इज़ इक्वल टू, चलिए अगर आप इतना कर दें कि यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो आपके सामने, यार मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ, वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ क्योंकि फ़ायदा को नहीं है। तो ये आ जाएगा देखो बच्चों एस आर टू एल सी, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था और ये एज इट एज एल ही रहेगा, ठीक है।
ओके, समझ में आ गया। और बटे की बात करूँ तो देखो बटे में क्या है, बटे में ये टर्म तो एज इट एज है SR2L+1, लेकिन इसके बटे में यानी कि ये जो अंदर वाली टर्म है इसके बटे में SC हमारे पास एक LCM आ रहा है। तो देखें क्या होगा, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे SC पूरे का पूरा ऊपर ज़रब खाएगा, तो ये आ जाएगा S का स्क्वायर R2 साथ में L और C। अब इसके बटे में C तो है लेकिन S नहीं है, तो S ऊपर ज़रब खा जाएगा, ये बन जाएगा SL। और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा SR1R2C। और साथ में जब इसके बटे में पूरी टर्म है तो सिर्फ R1 आएगा, और इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा S का स्क्वायर R1LC। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब बच्चों आपको पता है बटे का बटा कैंसिल भी हो जाता होता है, तो C से कट जाएगा और ये S ऊपर जाके ज़रब खा जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो एट दी लास्ट क्या होगा, देखो बच्चों ये जो S बटे में था ये भी उलट के ऊपर ही जाने वाला है, यानी यहाँ से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो क्या बना देगा, S स्क्वायर R2 साथ में C+1। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, देखें L इन दोनों में से कॉमन है तो L को ऐसे बाहर रख लो, थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा। और बटे में हमारे पास ऐसे ही SR2L+1 जो है एज इट एज रहने दो। यहाँ पे S स्क्वायर R2LC प्लस S स्क्वायर R1LC, ये दोनों हो गए, फिर SL, फिर SR1R2 और लास्ट में अपना सिंपल R1। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।